डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर बात करने वालों को बताया नक्सलियों के रक्षक। कहा, कांग्रेस के राज में अर्बन नक्सलियों ने चलाई बड़ी सेंसरशिप। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल शबाब पर। आज अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पहले चरण के नामांकन पत्रों की होगी जांच। देश ने रक्षा उत्पादन में रचा नया इतिहास। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयर स्पेस यूनिट ने तैयार की ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली खेप राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आज धनतेरस के साथ शुरू हुआ दिवाली का पर्व। बाजारों में छाई रौनक। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। लंच की टेबल पर साथ बैठे अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शांति समझौता कराने पर दिया जोर। जल्द ही पुतिन से बुडापेस्ट में मिलेंगे ट्रंप। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित किया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इस सम्मेलन में श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट सहित जानी मानी हस्तियां इसमें शामिल हुई। दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और समृद्धि की नई इबारत लिख रहे भारत को सराहा। कहा, आज दुनिया भारत को आशा से देख रही है। 2014 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए पीएम ने बीते 11 वर्ष में देश की प्रगति और जनकल्याण की दिशा में किए गए ऐतिहासिक प्रयासों को गिनाया। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों मोर्चों पर नए भारत की मजबूती का उल्लेख करते हुए पीएम ने कांग्रेस के अर्बन नक्सल इकोसिस्टम पर माओवादी आतंक की चुनौती पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। पीएम ने कहा कि दशकों तक माओवादी आतंक के पीड़ितों का दुख दर्द देशवासियों के सामने नहीं आने दिया गया। इस चुनौती के खिलाफ अपनी सरकार के ठोस एक्शन को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे। आज ये संख्या सिर्फ 11 रह गई है। इनमें भी 3 ही जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। पहले की कांग्रेस सरकारों पर नीतियों के सरकारीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने लोकतांत्रिकरण की राह अपनाई है। पीएम ने ई संजीवनी से 42 करोड़ लोगों के डॉक्टरी सलाह लेने, आयुष्मान भारत से गरीब मरीजों के 1.25 लाख करोड़ रुपए और जनऔषधि योजना से गरीबों को दवाई में 40,000 करोड़ रुपए बचने का जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी कटाक्ष किया। लाल किले से इस परिवार के सारे भाषण सुन लीजिए। लाल किले पर जो गए हैं झंडा फहराने इस परिवार के, कोई भी नेता पहले से लेकर के आखिरी तक नहीं था जिसने गरीबी का भाषण न दिया हो। आप YouTube पर जाकर के पहले से अब तक के सारे भाषण सुन सकते हैं।
लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। जबकि लोकतांत्रिकरण की हमारी सोच ने पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि इनकम टैक्स में कमी और जीएसटी बचत उत्सव से ही एक साल में देशवासियों की लगभग 2.5 लाख करोड़ की बचत होना तय है। समिट में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट सहित जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन है। यहां चुनाव की तैयारियों और सत्ता में फिर एनडीए की वापसी के लिए उनकी ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है, खासतौर पर संगठन के लिहाज से। बिहार में आज अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि उनकी चुनावी तैयारी कैसी है, पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस पर काम हो रहा है या नहीं। किसी तरह की कोई भी कमी पाए जाने पर अमित शाह उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कल शाह ने प्रचार अभियान की कमान संभाली और पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दल अब भी माथापच्ची में लगे हुए हैं, जिसे लेकर एनडीए अब महागठबंधन दलों पर हमलावर हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन एक भ्रमित गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट और प्रत्याशियों को लेकर कोई असमंजस नहीं है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की समय सीमा शुक्रवार समाप्त हो गई। 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1698 विभिन्न दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आज पहले चरण में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। वैध पाए जाने वाले प्रत्याशियों को ही नाम वापसी का मौका मिलेगा। जिनके नामांकन पत्र अवैध या त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे, उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। बिहार में पहले चरण के नामांकन के बाद कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। उधर एनडीए की ओर से अमित शाह ने बिहार में प्रचार की कमान संभाली तो बिहार की राजनीति के कई दिग्गजों ने अपने अपने पर्चे भरे। अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाया तो घुसपैठियों के प्रति विपक्षी दलों द्वारा दिखाई जा रही नरमी पर सवाल खड़े किए। बिहार में चुनावी संग्राम तेज हो गया है। एनडीए ने धुआंधार प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया है। गुरुवार को यूपी के सीएम ने बिहार में प्रचार की कमान संभाली थी। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने छपरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अमित शाह ने कहा कि इस साल एनडीए महादिवाली मनाएगा और महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ जब 14 नवंबर को यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। अमित शाह ने पटना में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और कहा कि जिस बिहार ने आजादी से पहले और बाद में लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था, वो बिहार अचानक ऐसा कैसे हो गया कि उसे एक पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इससे पहले अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत भाजपा और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने सिवान में नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन जुलूस में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। तो वहीं बेगूसराय में बीजेपी प्रत्याशी कुंदन कुमार ने नामांकन किया, जिनके जुलूस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बीजेपी सहित एनडीए के तमाम उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए अपने अपने पर्चे भर दिए हैं। तो बीजेपी ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर अनेक योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है। बिहार चुनाव में एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। 2025 में 2006 दोहराता हुआ बिहार दिख रहा है और बिहार की जो सरकार बनने जा रही है वो भारत के विकास को एक और गति देने का काम करेगी। जहां एनडीए में सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा हो चुका है, प्रत्याशी तय हो चुके हैं और पहले दौर का नामांकन का काम खत्म हो गया है, लेकिन उधर विपक्षी महागठबंधन में पहले दौर का नामांकन खत्म होने के बाद भी सहयोगी दलों के बीच सीटों का औपचारिक ऐलान तक नहीं हुआ है। हालांकि महागठबंधन के सहयोगी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल देकर नामांकन करवा दिया। कांग्रेस ने गुरुवार देर रात 48 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है, लेकिन आरजेडी ने तो कोई सूची भी जारी नहीं की है। महागठबंधन में अभी भी सीटों का पेंच फंसा हुआ है और कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। आपसी गतिरोध के बीच अभी भी महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक होने की बात कह रहे हैं, तो एनडीए नेता विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडिया हाइप ले रहे हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं। 100% ऑल इज वेल है और बिहार की जनता ही चाहती है कि एनडीए का ऑल इज वेल रहे, तो फिर ऑल इज वेल नहीं रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सब ठीक है, सब ठीक रहेगा और जनता के आशीर्वाद से फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में पहले दौर का नामांकन खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में आपसी मतभेद सुलझता नजर नहीं आ रहा है, तो उधर एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच समर्थन जुटाने की दस्तक दे दी है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। मधुरेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो चुनावी संग्राम है उसमें काफ़ी तेज़ी आती जा रही है और प्रचार भी जमकर किया जा रहा है, और आज की अगर हम बात करें तो अमित शाह का दौरा भी है और कार्यकर्ताओं से वो बातचीत भी करेंगे आज से। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह हैं वो बिहार में हैं और ऐसे में वो कार्यकर्ताओं के साथ और जो पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ में भी एक बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव की तैयारियों पे आखिरी मोमेंट पे जो चुनाव की तैयारियां हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कई और दिशा निर्देश भी देने की संभावना है। एक तो बताया जा रहा है कि कल रात को भी बैठक हुई थी जिसमें जो पहले चरण के मतदान जहां पर होने हैं, जिन सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है उसको लेकर के बातचीत की गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जो शीर्ष नेता है बिहार के उनके साथ में, और इसके साथ ही कई अलग दिशा निर्देश भी दिया, कुछ रणनीतिक चर्चा भी की, क्योंकि अमित शाह जो है वो रणनीतियों के लिए ही जाने जाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कई कुछ रणनीति भी पहले चरण के मतदान के लिए बनाई है और उसको अपने जो टीम है उसके साथ में साझा किया है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से इस वक्त एक कदम तो आगे जरूर दिख रही है, एक लीड ली हुई दिख रही है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी औपचारिक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक
तय नहीं हो पाया है, वहीं एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लेती है, नाराज अपने साथियों को भी अमित शाह मना लेते हैं। इसके साथ ही जो पूरी रणनीति है बिहार, जो बिसाद है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, वो बिछाने में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कदम वो आगे दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो एनडीए में क्लियरिटी है, जो नामांकन करने उनके प्रत्याशी जा रहे हैं, कौन जाएगा, कब जाएगा, उनके साथ में कौन से स्टार प्रचारक जाएंगे, जबकि महागठबंधन में स्थिति है कि 6 ऐसे सीट है जहां पर कांग्रेस और सीपीआई या फिर कांग्रेस और राजद आमने सामने आ गए हैं। तो ये उनके महागठबंधन के जो दल हैं, ये महागठबंधन पे ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो आमने सामने खड़े हो गए, अब जनता के बीच भी ये प्रश्न हो गया है कि जब वो आमने सामने हैं तो फिर गठबंधन में कैसे। बिल्कुल, पहले दौर का जो नामांकन भी खत्म हो गया है, फिर भी महागठबंधन का जो मतभेद है वो किसी तौर पर सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके जो महागठबंधन के नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ये किस तरह से कहेंगे इसको हम? देखिए, महागठबंधन के जो नेता है वो लगातार, जब एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया, जब एक दिन बचा हुआ था पहले चरण के नामांकन में, तब भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। लेकिन जिस तरीके से जो गतिविधियां महागठबंधन में चल रही हैं वो दिखा नहीं रही है कि ऑल इज वेल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो अपना अलग 48 लोगों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, जिसके जो प्रत्याशी नामांकन करा रहे हैं। सबसे पहले सीपीआईएमएल ने जो दीपांकर भट्टाचार्य जिसके ये है, तो उन्होंने 18 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। अब बड़ी बात यह है, और राजद ने तो नाम की घोषणा तक नहीं की है, वो तो चुपचाप से लोगों को घर पे बुला रहे हैं और सिंबल दे रहे हैं। तो क्या कारण है कि सब कुछ इतना हिडन रखा जा रहा है? जनता भी ये जानना चाह रही है कि जब उनके नेता को पार्टी उनके बीच भेज रही है तो औपचारिक घोषणा करने में क्या परेशानी होती है? और ये सिर्फ नेताओं के लिए भी परेशानी का विषय बना हुआ नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए भी परेशानी का विषय बना हुआ है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अल्टीमेटली उन्हें ही काम करना है, उन्हें इन सारे सवालों का जवाब जनता को देना है, जो कि वो देने में असमर्थ हो जाते। जी हाँ बिल्कुल, मंगल पांडे की बात करें, कुंदन कुमार की बात करें, कई नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं अगर हम आरजेडी की बात करें तो अब तक कोई सूची सामने नहीं आई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप पूरा कवर कर रहे हैं बिहार? जी देखिए, पहले चरण का नामांकन कल शाम 3 बजे खत्म हो गया है। 1271 जो कुल प्रत्याशी हैं पहले चरण के लिए, उन्होंने नामांकन किया है। पहले चरण में 101 सीटों पर चुनाव होना है, जो कि 18 जिलों में होगा। और एक बिहार का अगर मैप देखेंगी तो एक बीच में एक सेंटर अगर आप बनाएंगी, सर्कल बनाएंगी, तो एक सर्कल टाइप का अगर बनाएंगी तो वो 18 जिले उस तरीके से। और दूसरे चरण में जो आउटर जिले हैं, जो बाहर की तरफ सर्किल के होंगे, वो 101 सीटों पर मतदान होना है। तो इस तरीके से बिहार में चुनाव होना है। अब बात जहां तक रही नामांकन की, तो चूंकि एनडीए में क्लियरिटी है, उनको पहले से पता है कि मुझे इस सीट पे चुनाव लड़ना है, तो वेल प्लान तरीके से वो नामांकन कर रहे हैं। राजद की तरफ से तो कोई नामांकन के लिए मतलब कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की गई है, तो निश्चित रूप से मैच की स्थिति तो वहां पे दिखेगी। बिल्कुल, महागठबंधन में दिखाई यही दे रहा है कि बहुत सारे मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं, किसी नतीजे पर वो पहुंचते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जाए कि इस साल एनडीए महादिवाली मनाएगा? देखिए, ये तो पूरी तरीके से जनता के हाथों में है कि एनडीए महादिवाली बनाएगा या फिर राजद या महागठबंधन के लोगों की होली दिवाली होगी। ये तो अभी कहना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो पहले चरण का मतदान भी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए एक कदम आगे चल रही है और इनके बीच क्लैरिटी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क तो मतदान पे जरूर पड़ता हुआ दिखेगा। हाँ बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। आप अपनी नजर बनाए रखें, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वाल्मीकि परिवार से मिलने पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं कि कहां क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को याद करना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में दलितों का क्या हाल था। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि फतेहपुर में वाल्मीकि परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, डिरेल्ड हैं। उनको पता ही नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलित स्वाभिमान की लड़ाई नंबर 1 पर लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज, पिछड़ा वर्ग सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। राहुल गांधी जी को याद करना चाहिए, जब उनकी सरकारें थीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आज भी कर्नाटक, हिमाचल या अन्य तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां सरकारें हैं, दलितों का क्या हाल है। दलितों पर अत्याचार की सीमाएं लांघ चुकी हैं कांग्रेसी सरकारें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस भारत लाने के लिए रूस पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 19 अक्टूबर को बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर भारत लौटेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि इस कदम से भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी दुनिया के किसी देश में गए हैं तो इस बात पर उन्होंने सदैव बल दिया है कि आज दुनिया की समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षा में है। कलमिकिया और भारत के बीच मैं समझता हूँ शायद ये पहली बार इस तरह का एक सहयोग बढ़ा है और इससे हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होंगे। कलमिकिया के इस पवित्र मंदिर में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला और जो भीड़ दिखाई दे रही है वो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि भगवान बुद्ध का आशीर्वाद कलमिकिया के लोगों को मिलेगा, रूस के लोगों को मिलेगा और भारत कलमिकिया और भारत रूस का संबंध और प्रगाढ़ होगा। और मालदीव्स में डॉलर की कमी के बीच वहां मौजूद भारतीय स्टेट बैंक ने डॉलर निकासी की सीमा तय कर दी है। इसे लेकर माले में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने भी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव से पैसे भेजने की लिमिट 400 अमेरिकन डॉलर से घटाकर 150 अमेरिकन डॉलर कर दी है। नए नियम 25 अक्टूबर से लागू होंगे। बैंक ने ये कदम मालदीव्स में अमेरिकन डॉलर की कमी के चलते उठाया है और सभी खाता धारकों को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई है। बैंक का ये फैसला उन लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा जिन्हें तनख्वाह मालदीवियन रुपया में मिलती है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय हाई कमीशन मालदीव सरकार के विदेश मंत्रालय, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी और दूसरे विभागों से संपर्क में है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के लिए प्रदूषण रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। 1 नवंबर से दिल्ली में गैर BSV-1 वाणिज्यिक वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं BSIV वाहनों को अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है। पराली जलाने पर सख्ती के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 18 से 20 अक्टूबर तक एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री तय स्थानों पर और सख्त निगरानी में होगी। पंजाब से पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भटिंडा में पराली जलाने की घटना सामने आई है। खेतों में पराली जलाने के मामले की लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद लोग पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के करीब 188 मामले सामने आए हैं।
पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक पराली जलाने के 93 केसों में कार्रवाई करते हुए अब तक 4,60,000 रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है। आनंद विहार टर्मिनल पर त्योहारों की यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। प्लेटफॉर्मों पर स्वच्छता, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। इस संबंध में दूरदर्शन संवाददाता निशांत राय ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। आनंद विहार में रेलवे द्वारा दी गई सुविधाओं को लेकर यात्रियों ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। त्योहारों के सीजन में दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काफी इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं आनंद विहार के होल्डिंग एरिया में, जहां पर 2 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये होल्डिंग एरिया बनाया गया है और साथ ही दूसरा होल्डिंग एरिया इसके ठीक पीछे बनाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में यात्रियों के ठहराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से टिकट पंडाल भी बनाया गया है, ताकि यात्रियों को केवल टिकट काउंटर पर ना जाना पड़े और एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो। इसके चलते अलग अलग जगह टिकट पंडाल बनाया गया है। दरअसल त्योहारों के सीजन में बड़ी संख्या में यात्री आनंद विहार से अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की तरफ जाते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस बार तैयारियां लगभग पूरी की गई हैं, जहां पर पानी की व्यवस्था की गई है, टिकट काउंटर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही व्यवस्था की गई है कि लोग आसानी से अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, उसके पहले यहाँ पर वो वेट कर सके। मोबाइल वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, बैठने की भी सुविधा अच्छी है यहाँ पे, मतलब काफी सही है। आनंद विहार में मुझे दिल्ली में थोड़ा सा कम है, इस बार आनंद विहार में काफी पिछली बार की तरह से इस बार बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है यहाँ पे। सुविधाएं तो इस बार बढ़िया लग रही है, काफी विस्तार भी किए हैं और इस वजह से भीड़ जो है थोड़ी कंट्रोल दिख रही है। पहले से अच्छी है सुविधा, बैठने की सुविधा भी अच्छी है, टिकट काउंटर भी ठीक ठाक है, हमारे सब कुछ ठीक है, व्यवस्था ठीक है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ लगातार सक्रिय नजर आ रही है, कहीं भी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस बार त्योहारों को देखते हुए जो रेलवे ने अपनी तैयारी की है, जमीनी स्तर पर वो तैयारी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय रेल ने भी यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। जहां त्योहारी मौसम में भारतीय रेल कई नई ट्रेनें चला रहा है, वहीं रेलवे स्टेशनों पर नई नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य मुंबई के छत्रपति महाराज टर्मिनस पर देखने को मिला, जहां रेल यात्रियों के लिए रुकने के लिए पंडाल बनाए गए हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के सबसे व्यस्ततम स्टेशन में से एक है। इस वक्त जो है आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली जो है वो होल्डिंग एरिया है जिसको कि सेंट्रल रेलवे ने बनाया है सीएसटी पर, क्योंकि त्योहार सीजन में यहाँ बहुत ज्यादा जो है भीड़ रहती है। लोग जो है खासकर जो दूर रहने वाले लोग हैं, शहरों से दूर रहते हैं, मुंबई कमाने के लिए आते हैं, वो इस वक्त जो है त्योहार के सीजन में घर जाते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए जो है यहाँ पर वेटिंग एरिया, जो होल्डिंग एरिया, वो बनाया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए, हम चाहेंगे उनमें कई लोग हैं, उनसे हम चाहेंगे बात कर। कितने बजे है आपकी ट्रेन, कितने बजे है? 11 बजे। 11 बजे। कौन सी ट्रेन कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे हावड़ा। बॉम्बे हावड़ा। बॉम्बे हावड़ा। हाँ सर। सीट कंफर्म है? कंफर्म है, जनरल से। जनरल। ठीक है, आप बताइए कहाँ जाने वाले हैं आप? डेहरी अनसन। यहाँ कोई दिक्कत वगैरह हुई? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुई। पानी वानी का, टॉयलेट का? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कितने देर से वेट कर रहे हैं आप यहाँ पे ट्रेन का? यहाँ पर 12 बजे से है। 12 बजे से है। हाँ। कितने बजे है ट्रेन? 10 बजे है। 10 बजे रात में। कौन सी? हावड़ा। यहाँ पे करते क्या है मुंबई में आप? मुंबई में काम करने आए थे। छुट्टी मिली काम से? हाँ। छुट्टी त्योहार में। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 2 आदमी जा रहे हैं। कंफर्म है सीट जनरल में? जनरल में। प्लेटफॉर्म में किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस बार क्या लग रहा है, इस बार थोड़ी व्यवस्था बदली है, कुछ लग रहा है? हाँ, थोड़ा चेंज हो गया है, पंखा किंखा लग गया, बैठने को थोड़ा सुरक्षित हो गए हैं, अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे परिवार हैं यहाँ पर जो कि घर जाते हैं त्योहारों के समय में, और जिस तरीके से रेलवे ने तैयारी की है, चाहे वो होल्डिंग जो एरिया है वो बनाया गया या फिर
पानी की है या शौचालय की व्यवस्था है या फिर जो लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए रेलवे ने अपने ऑफिशियल्स रखे हैं ताकि किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो। अफवाह या मिस कम्युनिकेशन की स्थिति जो है वो आमतौर पर लीड करती है अगर कोई बड़ी घटनाएं होती है। उस तरह की घटनाओं से बचने के लिए रेलवे ने कई सारे इंतजाम जो वो किए गए हैं और कुल मिलाकर अपेक्षा की जा रही है कि लोग जो है वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें और अच्छे से जो है त्यौहार अपना मना सकें। अपने सहयोगी कृष्णा के साथ महेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। त्योहारी मौसम में किसी तरह की अप्रिय घटना को टालने के लिए मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने भी विशेष व्यवस्था की है। जीआरपी और अन्य एजेंसियां भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक सुरक्षित और मंगलमय यात्रा का अनुभव हो। वहीं प्लेटफॉर्म पर मूल जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ मध्य रेलवे कुल 1670 विशेष रेलगाड़ियां इस बार चला रहा है। त्योहारों में लोग अपने घरों तक आराम से सुविधाजनक तरीके से पहुंच पाए और उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, इसको इंश्योर करने के लिए भारतीय रेल ने कई कदम उठाए हैं। यात्रियों के चाहे वो रहने का इंतजाम हो जो कि प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया गया है जहां आमतौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो उमड़ती है त्योहारों के सीजन में, या फिर उनकी जो देखरेख या फिर जो महिलाएं हैं उनको लेकर किस तरीके से उनके सामने किसी तरह की असुविधा या संशय की स्थिति नहीं रहे, इसको इंश्योर करने के लिए कई सारे स्टेप जो है वो लिए गए। हमारे साथ जो है डॉक्टर स्वप्निल लीला है जो कि CPRO है सेंट्रल रेलवे के। सर, क्या क्या इंतजाम जो है वो किए गए हैं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए? देखिए, मध्य रेलवे ने हर साल की तरह इस साल भी यात्रियों को अपने गंतव्य तक, अपने गांव तक, अपने परिवारों के साथ में दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए जाने के लिए लगभग 1670 एडिशनल ट्रेनें, जो स्पेशल ट्रेनें हैं, उनका इंतज़ाम किया है, जिसमें और साथ ही साथ में इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा यात्रियों को स्थानकों पे भी कोई परेशानी ना हो इसके लिए होल्डिंग एरिया बना रहे हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का होल्डिंग एरिया आप देख सकते हैं। इसमें पानी का जो प्रबंध है, प्रावधान सारे यात्रियों के लिए किया गया है। साथ ही साथ में टॉयलेट्स की अरेंजमेंट की गई है। गर्मी में किसी को दिक्कत ना हो इसलिए फैंस की अरेंजमेंट की गई है। यात्रियों के लिए लगभग ये 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ में हम सभी यात्रियों को जब भी ट्रेन का आगमन होता है उसके बाद में RPF और कमर्शियल स्टाफ के माध्यम से कतारबद्ध तरीके से हम लोग ट्रेन तक ले जा रहे हैं और ट्रेन में बिठा रहे हैं, जिसके चलते किसी प्रकार की किसी अनहोनी घटना का और साथ ही साथ में किसी का क्रम गलत होने का या कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, कोई परिवार बिछड़ गया, ऐसी कोई घटनाएं ना हो इसका भी प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते अब अभी तक आप देख रहे हैं भीड़ का जो समायोजन है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कहीं पे भी किसी प्रकार की ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। यात्री सुकून से और सुरक्षितता के साथ में अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही जो शटल सर्विस है वो ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं तो उनको वहां तक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए शटल सुविधाएं जो बेसिकली EV कार्स होती है वो भी ऑलरेडी जो है वो एक्टिवेट हैं सारे प्लेटफॉर्म पर। कुल मिलाकर सेंट्रल रेलवे और साथ में पूरे भारतीय रेल की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं जो घर जाना चाह रहे हैं त्योहार के मौसम में उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और उसके लिए जो है भारतीय रेलवे कटिबद्ध भी हमेशा से रहा है। अपनी सहयोगी कृष्णा के साथ महेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें 300 से भी ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके और यात्रियों को होने वाली समस्याओं का तुरंत निवारण किया जा सके। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने मिनी कंट्रोल रूम का लिया जायजा और उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर ने मिनी कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली को DD न्यूज के साथ साझा किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये मिनी कंट्रोल रूम है जहां पर तकरीबन 300 से ज्यादा कैमरे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास में लगाए गए हैं उनको यहीं से नियंत्रित किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये चप्पे चप्पे पर यह मिनी कंट्रोल रूम नजर रख रहा है। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम में वॉकी टॉकी लगाए गए हैं उस वॉकी टॉकी के जरिए भी RPF के जो लोग हैं वो एक दूसरे से संपर्क में हैं और किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात या अप्रिय घटना न घटे इसके लिए इस मिनी कंट्रोल रूम को बनाया गया है जो बेहद सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहा है। किस तरीके से इसको फंक्शन कर रहे हैं, जो इधर टेलीफोन के सेट हैं या इधर हैं, इसको कैसे आप अगर व्याख्या करें तो कैसे करें? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नर्व सेंटर है, ठीक है, और CCTV के माध्यम से इस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर यहाँ से नज़र रखी जाती है। आपने देखा होगा CCTV कैमरे जो 300 से ज़्यादा हैं, इनमें कोई आवश्यकता होती है, कोई ज़रूरत पड़ती है या
किसी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है या किसी फुटओवर ब्रिज पर ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है या कोई लड़खड़ा कर गिर गया है, किसी को चक्कर आ गया, ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें, घटनाएं होती हैं या इवेंट्स होते हैं। रेलवे में कई विंग्स होती हैं जिनके माध्यम से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ट्रेन का पूरा परिचालन होता है, व्यवस्था चलती है। ये देखिए मैकेनिकल के डेस्क है, ये टेलीकॉम की डेस्क है। मैकेनिकल मीन्स कोच से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है और कंट्रोल रूम से पता चलती है तो इनको इन्फॉर्म किया जाता है। इनके पास एक हॉटलाइन है, इसके माध्यम से तुरंत कैरेज एंड वैगन स्टाफ को फ़ोन करते हैं और तुरंत वो समस्या अटेंड होती है। टेलीकम्युनिकेशन को लेकर अगर कोई समस्या है तो CCTV कैमरे से यहाँ से बताया जाता है, RPF द्वारा इन्हें बताया जाता है, ये अपने फ़ोन के माध्यम से टेलीकॉम के फील्ड स्टाफ को बताते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपके बिजली से संबंधित, ट्रेन लाइटिंग से संबंधित, स्टेशन पे कहीं लाइट नहीं है तो ये तुरंत बताया जाता है। बिल्डिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कहीं सीपेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली इनको बताया जाता है, ये फील्ड स्टाफ को बता के प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। ये कमर्शियल है, कहीं टिकटिंग में कोई समस्या है, किसी पैसेंजर को किसी हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ से वो चीज़ पकड़ में आती है तो तुरंत बताया जाता है। ट्रेन चलाना है तो RPF इन्हें सूचना देती है और RPF से सूचना देने पे तुरंत ट्रेन ऑन डिमांड चलाने की तैयारी करते हैं। तो एक प्रकार से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जहाँ RPF के लोग और रेलवे के सारे विंग्स के लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की तरह काम करके यात्रियों को बेहतर सुविधाएं इस छठ दीपावली के अवसर पर दे रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये मिनी कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं कि RPF के जो अधिकारी हैं, RPF के जो जवान हैं, वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके और मुसाफिरों को किसी तरह की कठिनाई ना हो, किसी भी तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना नहीं करना पड़े और वो अपने प्रियजनों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली का त्यौहार मना सकें, छठ पूजा के लिए अपने घरों तक जा सकें। इसके लिए भारतीय रेल पूरी तौर पर तैयार है। कैमरामैन केशव के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। दिवाली के मौके पर भारतीय रेल मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरे तौर पर कृत संकल्पित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया यानी यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसमें यात्रियों को तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। मुसाफिर यात्री सुविधा केंद्र से सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं। मुसाफिरों ने DD न्यूज से बातचीत में बहुत उत्साह दिखाया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों को दी जाने वाली सहूलियतों का जिक्र किया। दीपावली के मौके पर भारतीय रेल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद इंतजामात किए हैं और मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कमर कसकर भारतीय रेल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट साइड है, जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर कैसे दाखिल हो और कैसे मुसाफिरों को बिना किसी परेशानी के वहां तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ CPRO नॉर्दर्न रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार भारतीय रेल ने नया कुछ क्या किया है। इस बार ये क्या रास्ता है या क्या व्यवस्था किया गया? देखिए, ये रास्ता है और एक तरह से ये पाथवे है, लेकिन यहाँ पर हमने एक हेल्प यू बूथ बना रखा है, सहायता केंद्र बना रखा है, ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है और पंडाल के साथ में हमने शेड की व्यवस्था की है टेम्परेरी, और नीचे कालीन बिछा रखा है ताकि यदि लोग बैठना भी चाहें, आराम भी करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। चले होल्डिंग एरिया में अंदर हम लोग चलते हैं। होल्डिंग एरिया ले चलते हैं। होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिस होल्डिंग एरिया में मुसाफिर आराम से बैठ सकेंगे और बैठकर सीधे प्लेटफॉर्म पर वो दाखिल हो जाएंगे। इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पहले लोगों को बाहर धक्के खाने पड़ते थे, अब लोग आराम से यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं और सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे धूप से बचने का बहुत अच्छा एक बड़ा सा जगह बना रखा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन भी, जिससे गर्मी वर्मी नहीं लगती, और यहाँ पे काफ़ी सारे मुसाफिर आके बैठते हैं और अपना आराम से बैठ सकते हैं और धक्का मुक्की नहीं खाते। फीमेल के लिए जो सेफ्टी देखा गया है वो भी अच्छा है। कोई भी अपने फेस्टिवल में जा सकता है घर, क्योंकि डर लग रहा था आते वक्त कि क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सही है। अगर हम देखें तो पिछली बार की मुकाबले इस बार जो है खास क्या व्यवस्था की? होल्डिंग एरिया बनाया गया है 6000 स्क्वायर मीटर का। ये अपने आप में पूरे देश में पहला परमानेंट होल्डिंग एरिया है, जो कि स्पेशली
टू फैसिलिटेट अनरिजर्व क्लास पैसेंजर्स। इसमें 3 जोन हैं। अभी हम जहाँ पे हैं ये प्री टिकटिंग जोन है। देखिए यहाँ पर कई बेंचेस लगे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे भी टेम्परेरी आरक्षण के टिकट के काउंटर्स हैं। इसके अलावा अब हम पीछे की तरफ देखें तो हम ये इस टिकटिंग एरिया से पोस्ट टिकटिंग एरिया या डिपार्चर एरिया में प्रवेश करते हैं और क्यूज के माध्यम से सिस्टमेटिक तरीके से यात्रियों को ट्रेन में बिठालने का कार्य किया जाता है। पहले मुसाफिर भीड़भाड़ की स्थिति में बहुत दिक्कतों में पड़ते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस होल्डिंग एरिया में तमाम स्क्रीनिंग मशीनें लगाई गई हैं और इन स्क्रीनिंग मशीनों के जरिए मुसाफिरों को आराम से उनके सामान की चेकिंग होती है और वो सीधे यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर दाखिल होते हैं, जिससे उन्हें धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो अगर हम बात करें तो आरपीएफ के जवान मुस्तैदी से यहाँ खड़े हैं, मुसाफिरों को आराम से उन्हें गंतव्य तक ले जाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरामैन केशव के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और 5 दिवसीय दिवाली का उत्सव धनतेरस से शुरू हो जाता है। क्या आज धनतेरस का शुभ मुहूर्त और कैसे करते हैं और कैसे करें आप भगवान धनवंतरी का पूजन? देखिए डीडी न्यूज़ की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। दियों की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और खरीदारी की धूम। जी हाँ, आया है वो दिन जो मां लक्ष्मी के स्वागत का पहला चरण माना जाता है, धनतेरस, समृद्धि का पहला कदम। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस की शाम को भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर के मुख्य द्वार और आंगन को दीपों से सजाया जाता है और धन की देवी से समृद्धि की कामना की जाती है। 7:16 PM से लेकर के 8:20 PM के मध्य का जो समय 1 घंटा 4 मिनट का समय है, यह आपके लिए सबसे उत्तम समय है, उत्तम मुहूर्त है, जिसमें पर आप बहुत अच्छे से धनवंतरी जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस का बाजार सजा है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में। लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं मिट्टी के दिए, पीतल और कांसे के देसी बर्तन, स्थानीय कारीगरों के बनाए सजावटी सामान और हस्त निर्मित उपहार। लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब त्योहारों में भी झलकने लगा है। जितने भी दियाज हैं जो हाथ से बने हुए हैं उसको लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं। जैसे ये देखिए कितनी मेहनत से औरतें बनाती हैं और ये दियाज को इतना पसंद किया जाता है। इसका स्टाइल देखिए, ये वाले दियाज आप अपने किसी टेबल पे भी रखा हो तो ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और त्योहार तो आप सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। इसके साथ लाइट्स जो बेसिकली दिवाली लाइट्स जो होती हैं जिससे रोशनी आती है, जगमगाहट उठती है, वो सब इंडियन है, मेड इन इंडिया। कुछ मैंने स्वदेश बाहर का कुछ नहीं खरीदा है। मैंने काफ़ी कपड़े भी खरीदे हैं इन डिफरेंट एग्जीबिशंस जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरीज के सूट्स हैं। धनतेरस पर सोना, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं और साल भर समृद्धि बनी रहती है। चाय थोड़ा महंगा भी लग रहा है अभी, लेकिन जैसे मैंने बताया दिवाली की खुशी है तो और मेरे बेटे की शादी भी है, तो फिर हम ले रहे हैं जो पसंद आ रहा है। तो इस धनतेरस आप भी कीजिए शुभ खरीदारी और बांटिए खुशियाँ और कीजिए महालक्ष्मी का स्वागत। इस धनतेरस पर हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो देश भर में दीपावली को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित विशेष ड्रोन शो ने दिवाली की खुशियों को और बढ़ा दिया। नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुरादाबाद की हस्तशिल्प केंद्र और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे शहर की रूपरेखा का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि इस ड्रोन शो का उद्देश्य मुरादाबाद की नई छवि को प्रस्तुत करना था।
नगर निगम के द्वारा भी लगातार मुरादाबाद का जो एक्चुअल इसकी जो छवि है जिसको हम पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। एक ब्रॉस सिटी तो है ही है, ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की एक बहुत बड़ा हब है मुरादाबाद। पर्यटन स्थल के तौर पे भी निरंतर इसका विकास किया जा रहा है। इन सभी की रूपरेखा को लेकर आज का ये शो प्रस्तुत किया गया। और दिल्ली से हमारी संवाददाता सुयेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुयेश, आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ ही आपको हम धनतेरस की बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। आज धनतेरस है और हम सभी जानते हैं कि आज से ही यानी धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है, तो जानना चाहेंगे आज की जो महत्वता है वो क्या है? आपके साथ साथ हमारे तमाम सभी दर्शकों को दीपावली के पहले दिन की यानी कि धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो 5 दिवसीय दीपावली का उत्सव है उसकी आज से शुरुआत हो जाती है। और साथ ही मान्यता भी है कि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उनको आरोग्य के देवता भी कहा जाता है। जैसा कि अभी आपने दिखाया कि पूरे देश भर में इस बार दीपावली बेहद खास है क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है उसको आपने अभी दर्शकों को दिखाया तस्वीरों के जरिए। यही हाल पूरे विश्व का मतलब भारत का हो रखा है। अभी दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं आज, क्योंकि आज का दिन धनतेरस का है। आज के दिन ही लोग मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी भी लेकर के आते हैं और मान्यता है कि आज के दिन चांदी के लक्ष्मी गणेश जी भी लाते हैं। सोना चांदी बर्तन जिसकी जैसी भावना होती है, जो उसकी जैसी श्रद्धा होती है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज का त्योहार बनाता है, मार्केट जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात इस बार रेशमा आपको दीपावली में देखने को मिलेगी और वो है जैसा कि अभी आपने दिखाया स्वदेशी। लोगों के अंदर जो उत्साह है, देखिए इस बार आपको मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है लाइटें और इस बार आपको वही पूरे स्वदेशी लाइट से दिखेंगी। सारे के सारे स्वदेशी उत्पाद हैं, आपको एक भी चाइना का माल आपको मार्केट में नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी ग्राहक हैं उनके अंदर भी ये उत्साह है कि हमें जो भी लेना है वो स्वदेशी लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब इस बार हम दीपोत्सव करेंगे या जो रोशनी हम अपने घर में जगमगाएंगे वो रोशनी न सिर्फ हमारे घर को रोशन करेगी बल्कि हमारे देश में भी चारों तरफ बिखरेगी, क्योंकि जो दिया आप लेकर के आ रहे हैं वो अपने देश का है, अपने ही किसी भाईजन ने बनाया है। और जब हम उसको खरीदते हैं तो उसके हुनर को, उसकी इकोनॉमी को संबल भी देते हैं। तो आज की ये जो शुरुआत हो रही है धनतेरस की, आप देखिएगा पूरे दिन सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। हाँ, हालांकि ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन इस बार की दीपावली दिल्ली वालों के लिए भी बेहद खास हो गई है, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं और हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि ग्रीन पटाखों की जो मिल गई है परमिशन, उससे जो अलग ही इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए उत्साह की इससे इस बार जो दीपावली है वो आत्मनिर्भर दीपावली आप उसको कह सकते हैं कि स्वदेशी दीपावली है, आत्मनिर्भर दीपावली है, तो बेहद ही खास है। और जो हम सभी लोग कहना चाहिए देशवासियों के अंदर जो उत्साह है दीपावली को लेकर वो भी देखते बन रहा है। आज से इस बार की दिवाली जो त्योहार की शुरुआत हो गई है बहुत खास हो जाएगी। सुबह से ही अगर मौसम का भी मिजाज देखें तो बेहद खास होने जा रही है। बहुत खास दीपावली है, जिस तरह से आपने बताया भी कि मार्केट में भी एक अलग ही रौनक नजर आ रही है और प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी वोकल फॉर लोकल की और साथ ही स्वदेशी की। और जिस तरह से आपने बताया और अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि लोग स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम यहाँ जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी कटौती की गई है और इसका असर भी बाजारों में आपको किस तरह से नजर आ रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, जीएसटी की कटौती सबसे बड़ा उपहार बन गया है। देखिए जहाँ एक और त्योहारों का सीजन है वहीं पर कहीं ना कहीं शादियों का सीजन भी शुरू होने जा रहा है। देवठान से शादियां शुरू हो जाएंगी और आप देखिए कि जीएसटी का जो तोहफा प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया है उससे उनका जो उत्साह है या उनकी जो खुशियां है ना उनमें 4 चांद लग गए। जीएसटी के तोहफे से जो खरीदारी है वो तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ देखिए जो चीज अब सबसे बड़ी बात अगर हम ये कहें
हैं कि कार में चलना। इस बार आप देखिए धनतेरस पर रिकॉर्ड तोड़ आज सभी लोगों की ये है, कहा जा रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी होने वाली है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के हो, वाहनों को लेकर के हो। जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको लगता है, देखिए चाहे 1 रुपया कम हो या 1 पैसा कम हो, लेकिन जब वो पैसा कम होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके पॉकेट में आता है। तो वो खुशी, जो दोहरी खुशी हो गई है त्योहार की, वो जीएसटी के कम होने से हुई है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये त्योहार में दोहरी खुशी, दोहरा उपहार जो दिया है प्रधानमंत्री ने देशवासियों को, वो दीपावली को और भी खास बना रहा है और उसकी रौनक आप बाजारों में देख सकती है। देखिए, एक तो जीएसटी कम होना और साथ ही साथ स्वदेशी उत्पाद, इन 2 चीजों का जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था, लोकल फॉर वोकल, जैसा आपने बताया रेशमा, लोकल फॉर वोकल को लेकर के भी आप देखिए कि बिल्कुल जनता के कह अंदर सकते ये हैं है कि कि इस बार की जो दीपावली है, जहां लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं हम दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार की जो दीपावली है बेहद खास है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। कम निवेश में ज्यादा, कम निवेश में तेज मुनाफा, ये विचार हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन ये जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी है। क्रिप्टो करेंसी भी उन्हीं में से एक है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी बिना किसी नियंत्रण के चलती है, इसीलिए साइबर ठगों की ये पहली पसंद बन गई है। भारत सरकार ऐसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई कर रहा है जो FIU में रजिस्टर्ड नहीं है। FIU इंडिया का वो ये रहा है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर या वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर अगर भारत में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको जो है वो भारत में जो AML CFT नॉर्म्स हैं, जो FIU सुपरवाइज करता है, एनफोर्स करता है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसका ये मानना हुआ कि भले ही आप कहीं पर भी सिचुएटेड हैं, आपका ज्यूरिसडिक्शन कुछ भी है, लेकिन आप भारत में रह रहे नागरिक को अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको AML CFT नॉर्म्स, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी के तहत जो है एक्शन लिया गया है। अभी तक 27 के खिलाफ लिया जा चुका है और 25 अभी रिसेंटली हमने लिया है। रजिस्टर्ड नहीं है, AML CFT नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस उनके प्लेटफॉर्म्स पर हो रही हैं उनमें ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग नहीं हो रही, सैंक्शन स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन सबके तहत इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कम निवेश में ज्यादा मुनाफा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अक्सर क्रिप्टो करेंसी मुनाफे का सपना दिखाकर कई बार घाटे का सौदा बन जाती है। क्रिप्टो में निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान और कैसे बचें क्रिप्टो में धोखाधड़ी से, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर फ्रॉड्स की। जानकारी ना होने के कारण लोग फंसते हैं इस स्कैम में। 99.99% क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जो पैसा डूबने के लिए बनाई गई, बट पीपल शुड नो। वो लोग रिसर्च नहीं करते, वो सिर्फ उसकी हाइप पे जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज का कोई काउंटेबल पर्सन ही नहीं है और लोग करोड़ों डाल देते हैं। कम से कम 2000 करेंसीज ऐसी हैं जो क्राइम में फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रही है।
सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के पहले बैच के फ्लैग ऑफ से पहले रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर भवन का उद्घाटन करेंगे तथा बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन भी देखेंगे। लखनऊ में स्थापित ये समर्पित ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश को भारत के अगले एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ विकसित की जा रही अत्याधुनिक तकनीकें भविष्य में ब्रह्मोस एरोस्पेस को और भी उन्नत वेरिएंट के मिसाइल सिस्टम विकसित करने में मदद करेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।